चलिए, तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं फैक्टर अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस का जो तीसरा कंपोनेंट है, यानी तीसरा जो फैक्टर है। और वो तीसरा फैक्टर क्या है? तो हमारा तीसरा फैक्टर है क्लोरोफिल, और चौथा जो फैक्टर है वो है लाइट, और पांचवा जो फैक्टर है वो है टेम्परेचर। ठीक है, तो ध्यान देते हैं। जो थर्ड नंबर है उसको, ठीक है, तो टॉपिक बनाओ थर्ड नंबर में क्लोरोफिल। क्लोरोफिल, ठीक है, टॉपिक बनाएंगे क्लोरोफिल। अब ये क्लोरोफिल जो है, इसको भी एक्सपेरिमेंटली प्रूफ आप कर सकते हैं, लेकिन पहले समझते हैं कि ये क्लोरोफिल है क्या, और क्लोरोफिल का मेन जो वर्क है वो क्या होता है। ठीक है, तो थोड़ा समझते हैं। और बाकी हम लोगों ने पढ़ा था टाइप्स ऑफ क्लोरोफिल, जिसमें पढ़ा था कि प्राइमरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, यानी जो प्राइमरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है वो कौन है? क्लोरोफिल ए है। और बाकी जो था बी, सी, डी, ई, एफ, ये सभी क्या है? सेकेंडरी है। ठीक है, तो आइए समझते हैं क्लोरोफिल क्या है। तो नोट करेंगे क्लोरोफिल को, लिख सकते हैं द ग्रीन द ग्रीन कलर्ड the green color pigment the green color pigments present in the green color pigment present in chloroplast present in chloroplast of the leaf chloroplast of the leaf is called chlorophyll। यानी जो ग्रीन कलर पिगमेंट्स प्रेजेंट है क्लोरोप्लास्ट में, उसको कहते हो आप क्लोरोफिल। अब ध्यान देंगे, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ due to the presence of due to the presence of chlorophyll due to the presence of chlorophyll leaf appear leaf appears green in color green in color। यानी ग्रीन जो कलर है लीफ का, वो क्लोरोफिल के कारण। अब हम बात करते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे फिजिक्स समझ लेते हैं। फिजिक्स समझने का मतलब है कि हमें जैसा कि पता है कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम उसका कलर आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, इसका मतलब वो कलर रिफ्लेक्ट कर रहा है। इट मींस कि लीफ ग्रीन होता है क्लोरोफिल के कारण। लीफ ग्रीन होता है क्लोरोफिल के कारण, लेकिन हम उसे ग्रीन देखते हैं। उसकी वजह क्या है? ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ ग्रीन लाइट। जब ग्रीन कलर के लाइट रिफ्लेक्ट हो जाते हैं तो हम उसको देख पाते हैं, है कि नहीं? ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट लग रहा है, वहां से रिफ्लेक्शन आ रहा है, तो हम देख पा रहे हैं। तो हम देखते हैं उसको रिफ्लेक्शन के कारण, लेकिन होता है वो ग्रीन किसके कारण से? क्लोरोफिल के कारण से। क्लियर है कि नहीं? हमें हमें दिखता ग्रीन है, उसका कारण अलग है। वो है ग्रीन, उसका कारण अलग है। क्लियर? तो ध्यान देते हैं, अब समझते हैं आगे क्या करता है ये। तो लिख सकते हैं क्लोरोफिल chlorophyll is a photosynthetic chlorophyll is a photosynthetic pigments which traps or absorb traps or absorbs solar
रेडिएंट सोलर रेडिएंट एनर्जी, सोलर रेडिएंट एनर्जी, ठीक है। सोलर रेडिएंट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, ट्रैप करने का काम करता है, ठीक है, ध्यान देना है। क्लियर है? तो ये सोलर रेडिएंट एनर्जी को एब्जॉर्ब करने का काम करता है, यूज करने का काम करता है, ठीक है। अब क्या होता है जो समझना है ये कि जब लाइट लगता है लीफ के ऊपर तो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल चूंकि केमिकल मॉलिक्यूल है कि नहीं, आपने पढ़ा है ना आगे। अब ये सोलर तो रेडिएशन ही है ना बउआ, तो रेडिएंट एनर्जी बोल सकते हैं, होता है ना। तो रेडिएशन ना लेके रेडिएंट एनर्जी कर दिया, टोन बदल दिया। तो समझिएगा क्या है, तो वेन वेन लाइट फॉल ऑन द लीफ, जब लाइट जो है लीफ पे लगेगा, ठीक है, वेन लाइट फॉल ऑन द लीफ, लीफ क्लोरोफिल बिकम क्लोरोफिल बिकम्स एक्साइटेड, यानी क्लोरोफिल मॉलिक्यूल क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स बिकम excited, chlorophyll molecules become excited, chlorophyll molecule become excited and release release charged charged electron charged electron। अब आप कहोगे कि ये चार्ज इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, जब लाइट लगा लीफ पे क्लोरोफिल मॉलिक्यूल एक्साइटेड हो गया, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल एक्साइटेड हो गया तो इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। अब इलेक्ट्रॉन में चार्ज तो होगा ही होगा, एनर्जी तो कंटेन करेगा ही करेगा, ये तो फिजिक्स जानते हो आप लोग, चार्ज कंटेन करेगा, एनर्जी कंटेन करेगा, ठीक है। इसका मतलब है कि लाइट लगने से इलेक्ट्रॉन टूटा और उस इलेक्ट्रॉन में क्या है, तो एनर्जी कंजर्व, अब वो एनर्जी थ्रू आउट द क्लोरोप्लास्ट वो मूव कर रहा है, ठीक है, थ्रू आउट द क्लोरोप्लास्ट वो मूव कर रहा है। और वो जब मूव कर रहा है तो उस दौरान क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है, उस एनर्जी का इस्तेमाल हो रहा है किस क्या करने में, तो NADPH2 बनाने में, ATP बनाने में इस्तेमाल हो रहा है। और याद रखना ये क्लोरोफिल मॉलिक्यूल का जो इलेक्ट्रॉन लूज हुआ ना हुआ, यही इलेक्ट्रॉन जो लूज हुआ है क्लोरोफिल से, यही क्लोरोफिल का जो इलेक्ट्रॉन है उस इलेक्ट्रॉन को फुलफिल करता कौन है, ड्यूरिंग द फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, वाटर का इलेक्ट्रॉन। वाटर हाइड्रोजन कैन यूज इन द फॉर्मेशन ऑफ NADPH2, बट जो उसका इलेक्ट्रॉन है दे कैन फुलफिल द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द क्लोरोफिल। लिखा है उस समय भी लिखा था कि क्लोरोफिल में जो लॉस हो रहा है इलेक्ट्रॉन, उसके इलेक्ट्रॉन को फुलफिल कर रहा है। यानी यहाँ पे हमें सबूत मिलता है कि फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, है ना, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर जो हुआ वो दो पर्पस के लिए हुआ, एक वो हो गया कि हाइड्रोजन देना था, दूसरा हुआ कि इलेक्ट्रॉन जो लॉस हुआ उसको फुलफिल करना था, तो ये काम होता है यहाँ। क्लियर? तो ये बात हो गई। हाँ तो ये हो गया बात इधर कंप्लीटली। अब समझते हैं यहाँ पे, ठीक है, प्राइमरी ऐसे करके लिख सकते हैं, प्राइमरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स आर, कौन है,
क्लोरोफिल ए कौन है? क्लोरोफिल ए। ठीक है, अब ये भी बता दिया था ना कि क्लोरोफिल ए दो तरीके के हैं। क्लोरोफिल ए कितने तरीके का है? दो तरीके का है। एक CHL680 और एक CHL700। ठीक है, अब मतलब इसका ये है कि जो क्लोरोफिल 680 है ए का, इसका मतलब है कि क्लोरोफिल ए का एक पार्ट जो सिर्फ और सिर्फ क्या करता है? 680 नैनोमीटर वेवलेंथ ऑफ लाइट को ही एब्जॉर्ब करने का काम करता है, और एक जो है वो क्लोरोफिल 700 जो है वो क्या करता है? सिर्फ 700 नैनोमीटर वेवलेंथ ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। ठीक है, तो ये चीजें हो गई। अब समझिए यहाँ पे कंडीशन, यहाँ पे क्या है? जो कहने का मतलब है कि जो क्लोरोफिल 680 है ये जो लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है कितना? तो 680 नैनोमीटर वेवलेंथ ऑफ लाइट इसको एब्जॉर्ब कर रहा है, और ये आता किसके अंदर में है मालूम है? फोटोसिंथेसिस के केस में फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन अगर इस वेवलेंथ ऑफ लाइट में हो रहा है तो उसको हम लोग नाम देते हैं फोटो सिस्टम 2। क्या नाम देते हैं उसको? फोटो सिस्टम 2 बोलते हैं। यस, और जो क्लोरोफिल 700 होता है जो एब्जॉर्ब करता है 700 नैनोमीटर वेवलेंथ ऑफ लाइट, ये जो 700 नैनोमीटर वेवलेंथ ऑफ लाइट में जो वर्क हो रहा है फोटोसिंथेसिस का, उसको कहते हैं PS1 कहते हैं, फोटो सिस्टम 1 बोलते हैं। शॉर्टली इसको हम लोग बोलते हैं PS1, और इसको शॉर्टली बोलते हैं PS2। ऐसा इसलिए मैं बता रहा हूं क्योंकि आपको कहीं कहीं ऐसा दिख जाएगा, तो दिख जाएगा तो आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए। समझ में आ गई बात? तो हमें बस इतना ही इसमें समझना था कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल कर क्या रहा है? तो क्लोरोफिल का काम है कि लाइट को एब्जॉर्ब करने का काम करना है, और ज्यादा कोई काम नहीं है। अब है, अगर आप देखना चाहो कि क्लोरोफिल इसेंशियल है फोटोसिंथेसिस के लिए तो एक्सपेरिमेंटली उसको आप प्रूव कर सकते हो। एक्सपेरिमेंटली आप उसको प्रूव कर सकते हैं। लिख लिया, नोट कर लिया इधर आपने? ना, ओ सॉरी 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 सॉरी, ये फोटो सिस्टम 2, अरे शॉर्ट में हो गया और क्या, लिखे के ऊपर दो लिखना था, लिखा गया है। तो फोटो सिस्टम 2 कहो या PS2 कहो, फोटो सिस्टम 1 कहो या PS1 कहो, यानी शॉर्ट फॉर्म में होगा PS। चलिए, अब ये जो कंडीशन है, जो क्लोरोप्लास्ट हमारा है, उस क्लोरोप्लास्ट के अंदर ग्रेनम पाया जा रहा है। एक ग्रेनम दूसरे ग्रेनम से कनेक्टेड होता है, किसके द्वारा? स्ट्रोमा लैमली के द्वारा, स्ट्रोमा लैमली। तो कहने का मतलब हमारा ये है कि जो फोटो सिस्टम 1 और 2 है वो जनरली कहाँ होता है, और सिर्फ फोटो सिस्टम 1 ये जनरली कहाँ होता है? तो ये दोनों पार्ट जो है आपको फोटो सिस्टम 1 और 2 दोनों ही प्रेजेंट होता है। कहाँ पे प्रेजेंट होता है? ग्रेनम थैलाक्वाइड में, है ना, थैलाक्वाइड में। लेकिन जो फोटो सिस्टम, ठीक है, फोटो सिस्टम, एक फोटो सिस्टम आपको सिर्फ रन करता है कहाँ? सिर्फ और सिर्फ सिंगल एक फोटो सिस्टम रन करता है कहाँ पे? जो स्ट्रोमा लैमली है उसमें। और
इस कारण से जो प्लांट है उसके अंदर दो चीजें पढ़ने को मिल जाता है, जो कि और डिटेल करोगे तब जाके आप पढ़ोगे, अभी उतना नहीं करेंगे। फोटो सिस्टम 1 और 2 समझने के लिए और फोटो सिस्टम 2 को 1 को सिर्फ समझने के लिए इसको अगर हम करते हैं तो ये जनरली हमको मिलता क्या है, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन जब पढ़ते हैं जब जाके मिलता है। ठीक है, बस इतना याद रखना है, ज्यादा भी याद नहीं रखना, इतना भी तुम लोग के लिए जो है जरूरत हो जाएगा। चलिए क्या आगे पढ़े इसको, है ना। फोटोसिंथेसिस इसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस, मतलब क्लोरोफिल इसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस को चेक कर लें, करोगे तो इसको कर लेते हैं, क्वेश्चन बना लेते हैं। यहाँ पे करना है कुछ नहीं ज्यादा, उसमें कल समझ गए थे, तो यहाँ पे वर्बली उसको मैं समझाता हूँ, क्वेश्चन को यहाँ पे कर लेते हैं। एक्सपेरिमेंटली प्रूव दैट क्या, क्लोरोफिल इज इसेंशियल, क्लोरोफिल इज इसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर रहे हैं इसको, ठीक है। अब डायरेक्ट इसको समझाते हैं। देखो क्या करना है, इसके लिए आपको एक प्लांट लेना है, ठीक है। प्लांट लेना है का मतलब प्लांट आपके पास अगर है तो प्लांट को, इसके लिए आपको डीएस स्टार्च करने की आवश्यकता जनरली नहीं, ठीक है। डीएस स्टार्च करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपके पास लीफ है तो देखना किस तरह का लीफ आप ले रहे हो, उस तरह से लीफ जो है जब भी लेते हैं तो एक प्लांट आता है विच इज कॉल्ड द क्रोटन लीफ, क्रोटन लीफ, ठीक है। क्रोटन का लीफ अगर देखोगे तो उसका जो किनारा होता है वो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा ही रहता है, इस तरह से, इस तरह से टेढ़ा मेढ़ा ही रहता है, ऐसे करके, ठीक है। ये आपका हो गया क्रोटन प्लांट। ध्यान देना है क्रोटन प्लांट में क्या होता है कि जो लीफ होता है उसमें बहुत ज्यादा जो है धब्बे धब्बेदार होते हैं, इस तरह से रहता है, इस तरह से रहता है। तो हमें क्या करना है कि प्लग कर लेना है ना, फ्रेश लीफ ऑफ क्रोटन, ठीक है। फ्रेश लीफ ऑफ क्रोटन को हमको प्लग कर लेना है। यहाँ पे हमने लीफ ले लिया, एक तरह से हमको एक लीफ चाहिए यहाँ पे, यहाँ से हमने लीफ को प्लग कर लिया हुआ है, ठीक है। तो आप देखोगे कि क्रोटन में क्या होता है, जगह जगह पे स्पॉट रहता है, एलोइस एलोइस स्पॉट रहता है, इस तरह से एलोइस एलोइस स्पॉट रहता है, ठीक है। अभी मैं दिखा देता हूँ प्लांट का जो लीफ है क्रोटन का, ठीक है। ठीक है, क्रोटन का जो लीफ है, ये देखो लीफ है, दिख रहा है आपको, ये कुछ इस तरह, ये क्रोटन का लीफ आपको दिख रहा है। आप साफ साफ दिख रहे हो कि इसमें आपको येलो येलो डॉट मिल रहा है और ग्रीन ग्रीन स्पॉट भी मिल रहा है, यानी ग्रीन के साथ साथ येलो स्पॉट मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो लीफ हमने डायरेक्टली लाया यहाँ पे, तो आपको सामने से ये दिख रहा है ये आपको येलो डॉट मिल रहे हैं, तो ये येलो पोर्शन यहाँ पे डिनोट कर दे रहे हैं, येलो पोर्शन यहाँ पे डिनोट कर दिया यहाँ पे, और बाकी जो पोर्शन है वो ग्रीन एरिया रह जाएगा, वो ग्रीन वाला पोर्शन, ठीक है। तो ये हमारा क्या हुआ, क्रोटन लीफ हो गया, क्रोटन लीफ है। अब एक्सपेरिमेंट में करना क्या है, तो इस क्रोटन लीफ को आप क्या करेंगे, आप वाटर बाथ बनाएंगे, जिस तरह से आपने लिया था बीकर,
तरह से आपने बीकर बनाया था उस तरह से हम यहाँ पे एक्सपेरिमेंट को सेटअप कर लेंगे। इस तरह से बीकर ले लिया। अब बीकर में क्या करेंगे, तो वो कंडीशन जो है टेस्ट ट्यूब जिसमें स्प्रिट हो, है ना, टेस्ट ट्यूब यहाँ पे हो गया। अब ये टेस्ट ट्यूब जो है इसमें स्प्रिट डाल देना है या अल्कोहल डाल देना है, और इसमें जो है क्रोटन के लीफ को डाल देना, क्रोटन के लीफ को डाल देना, ठीक है। और इस बीकर में वाटर रहेगा। आप एक्सपेरिमेंट को क्या करने वाले हो, तो यहाँ पे आपको चाहिए एक स्टैंड जो कि लेबोरेटरी में अवेलेबल होता है, लेबोरेटरी में स्टैंड होता है अवेलेबल। तो यहाँ पे आपको चाहिए स्टैंड, ठीक है। और यहाँ पे आपको मिलेगा स्पिरिट लैम्प, स्पिरिट लैम्प चाहिए आपको, स्पिरिट लैम्प आपको मिल गया इस तरह से। अब इसको करना क्या है, कल का एक्सपेरिमेंट है, ठीक, सेम टाइप का, बस उसमें हमने डी स्टार्च प्लांट को लिया था, यहाँ पे आपने डायरेक्ट जो है प्रेस लीफ को ले लिया। बस ध्यान देना हमको कि भाई ग्रीन और येलो डॉट होने चाहिए। आप सभी को मालूम है कि जहाँ पे येलो डॉट है इसका मतलब वहां पे क्लोरोफिल नहीं, क्लोरोफिल समाप्त हो चुका है, ठीक है। तो अब कहोगे कि ऐसा होना क्या इसकी खूबसूरती है, आप कह सकते हैं, या आप कह सकते हैं कि नहीं, प्लांट के केस में तो ये इसका डिमेरिट हो गया। हमारे लिए अच्छा हो गया कि देखने में हमको अच्छा लग रहा है, लेकिन प्लांट के केस में तो इसकी बीमारी हो गई ना। ये होना चाहिए पूरा का पूरा जो लीफ होना चाहिए ग्रीन होना चाहिए। चलिए जो भी है, तो इसको आप क्या करेंगे, 20 मिनट तक इसको क्या करेंगे, बार्न करेंगे, 20 मिनट इसको हीट करेंगे, ठीक है। 20 मिनट हीट करने पर आपका क्या होता है कि ये लोइस हो जाए, ये ग्रीन हो जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, लीफ को निकाल लेंगे। लीफ को निकालने के बाद क्या करना है, जो चाइना डिश है या पेट्री डिश है, जो चाइना डिश है या पेट्री डिश है उसमें आप इसको डाल देंगे, दिख रहा है। चाइना डिश है या पेट्री डिश में इसको आप डाल देंगे इस तरह से। इसमें बॉटल भरा रहेगा। इसको करना क्या है, तो इसको आपको ठंडे पानी से इसको धो लेना है। धोने के बाद, ठीक है, ये जो लीफ है इसको धोने के बाद क्या करेंगे, धोने के बाद इसको निकाल लेंगे और दूसरे चाइना डिश में या पेट्री डिश में आपको ले लेना है क्या, तो दूसरे पेट्री डिश या चाइना डिश में आपको ले लेना है कौन सा सॉल्यूशन, कौन सा सॉल्यूशन लोगे आप, कौन सा सॉल्यूशन लोगे, आयोडीन सॉल्यूशन, बिल्कुल सही, आयोडीन सॉल्यूशन आप ले लेंगे। आयोडीन सॉल्यूशन इसमें रहेगा, आयोडीन सॉल्यूशन आप ले लोगे। अब हमें जहां तक कि मालूम है कि फोटोसिंथेसिस अगर हुआ, है ना, अगर फोटोसिंथेसिस हुआ, अगर फोटोसिंथेसिस हुआ, तो जिस पोर्शन में फोटोसिंथेसिस हुआ होगा, आफ्टर सम टाइम यानी 10 मिनट के बाद, 15 मिनट के बाद हम लीफ को आयोडीन सॉल्यूशन से निकालेंगे। और जब निकालेंगे तो हमें क्या दिखाई देगा, तो ध्यान देते हैं, लीफ को इस तरह से थोड़ा बड़ा करके मैं दिखा दूं कि आखिर कैसा दिखाई देगा इसको, फिर जब हम निकालेंगे तो ये लीफ को थोड़ा बड़ा करने पर हमें दिखाई देगा। बड़ा करने पर क्या, बड़ा थोड़ी कर देंगे, बस यहाँ पे समझने के लिए कि जो ये पोर्शन है जहां पे येलो डॉट था वो रह जाता कुछ इसी तरह से, इसमें कोई बदलाव नहीं आता। बाकी जो एरिया है, बाकी जो पोर्शन है वो पार्ट क्या हो जाता है, तो ब्लू ब्लैक हो जाता है। जहां जहां पे येलो डॉट नहीं थे वो एरिया हो जाता है ब्लू ब्लैक, वो एरिया हो जाता है ब्लू ब्लैक, क्योंकि हमें मालूम है कि फोटोसिंथेसिस में अगर स्टार्च बना है तो स्टार्च के साथ जो आयोडीन है वो कैसा देता है रिएक्शन, तो वो रिएक्शन जो है हमारा ब्लू ब्लैक कर देता है। तो ये ब्लू ब्लैक हो गया यहाँ पे इस तरह से।
यानी येलो पार्ट है वो एलोइस रह जाता है, ये कलरलेस रह जाता है, उसमें ब्लू ब्लैक नहीं होता, यानी नो चेंजमेंट इन द येलो पार्ट, ओनली ब्लू ब्लैक चेंजमेंट किसमें शो करेगा, ओनली चेंज करेगा जो एरिया ग्रीन है उसी में शो करेगा। ठीक है, तो यहां पे क्या कहता है, इन येलो पोर्शन नो चेंजेस, नो चेंजेस इन कलर। ठीक है, और बाकी जो पोर्शन है ग्रीन पार्ट, दिख रहा है उधर, नहीं दिख रहा है, ग्रीन पार्ट बिकम्स ब्लू ब्लैक, ब्लू ब्लैक। ठीक है, तो ये हो जाएगा ब्लू ब्लैक, ये हो जाएगा आपका, रह जाएगा वैसे का वैसा ही, है ना। तो ये कंडीशन बन गया, इसको इस तरह से आप देख लीजिए। क्लियर है, तो इससे पता चल रहा है कि जहां पे आपका ग्रीन पोर्शन था वहीं पे फोटोसिंथेसिस हो पाया, जहां पे येलो पोर्शन था वहां पे क्लोरोफिल नहीं है, इस कारण से उस एरिया में फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ। आई बात समझ में? चलिए मिटा दूं। इसमें आप या तो अल्कोहल ले लीजिए या आप स्पिरिट भी ले सकते हैं, स्पिरिट। ठीक है, हाँ, फिर उसको कोल्ड वाटर में जो है वॉश करना था, कोल्ड वाटर में वॉश करना, वॉश कर लेंगे, धो लेंगे उसका। ठीक है, फिर उधर करना पड़ेगा, बना रहे हो तो बना लो। उधर दिख रहा है, इधर तो आपने बनाया होगा, ये तो यहां तक दिख ही रहा है। चलिए, तो मिटा दो इसको ऊपर। अब हम बात कर लेंगे लाइट की। तो टॉपिक नंबर 4 हमारा है लाइट। ठीक है, लाइट की बात कर लेते हैं। अब अगर लाइट की बात करते हैं तो कुछ पॉइंट्स हमारा बनता है, लाइट में क्या बनता है। तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि लाइट होता क्या है, व्हाट इज लाइट। लाइट क्या है, इलेक्ट्रो, हाँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं। आपने पढ़ा होगा या आप पढ़ोगे आगे के क्लास में कि जो लाइट होता है वो वेव नेचर का भी होता है और पार्टिकल नेचर का भी होता है। ठीक है, तो अगर हम वेव नेचर ऑफ लाइट को समझते हैं तो उसमें हमको क्या है, बहुत सारे रेडिएशंस मिलते हैं, कॉस्मिक रेज है, इंफ्रारेड है ना, यूवी रेज है, ठीक है, गामा रेज है, कई तरह के आपको रेडिएशन मिलते हैं, रेडियो वेव्स है ना, माइक्रोवेव है, बहुत तरीके का वेव आपको मिलता है लाइट के अनुसार से। तो हमें बात समझनी है कि जो साइंटिस्ट है जिसका नाम है मैक्सवेल, उसने जो है पूरी तरह से डिसोसिएट किया कि भाई लाइट जो है वो वेव नेचर का अगर है तो कौन कौन कितने कितने तरह के लाइट। और आपको मालूम है कि लाइट का क्या होता है, वेवलेंथ भी होता है और लाइट की इंटेंसिटी होती है। और जहां तक कि मालूम है आपको कि जो वेवलेंथ ऑफ लाइट और इंटेंसिटी ऑफ लाइट की अगर बात करें तो वेवलेंथ ऑफ लाइट और इंटेंसिटी ऑफ लाइट क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब है कि जब वेवलेंथ आपका क्या होगा, ज्यादा होगा, तो इंटेंसिटी लाइट की क्या होगी, कम हो जाएगी। और जब इंटेंसिटी ज्यादा होने का मतलब है कि वेवलेंथ क्या होगा, इंटेंसिटी अगर कम है तो वेवलेंथ क्या होगा, ज्यादा होगा। और इंटेंसिटी ज्यादा है तो वेवलेंथ क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। ठीक है, तो इस चीज को यहां पे समझना है।
अब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है पूरी तरह से, तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, सोलर जो रेडिएशन है, उस सोलर रेडिएशन का जो पोर्शन है, यानी जिसको हम बोलते हैं लाइट, जिसको हम लाइट बोलते हैं, वो एक्चुअली में क्या है, विजुअल पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। नॉट ऑल टाइप ऑफ पूरा का पूरा जो सोलर रेडिएशन है वो कांट सी, पूरा जो सोलर रेडिएशन है उसको आप नहीं देख सकते हैं, यानी आप जिसको देख रहे हैं वही लाइट है ना, जिसको आप देख रहे हैं वही क्या है, लाइट है। और जिसको आप देख रहे हैं, इस लाइट में आपको कितने कलर मिल जाते हैं, कितने कलर मिल जाते हैं, तो 7, जिसको हम कहते हैं विबग्योर। तो इस विबग्योर पे अगर ध्यान दोगे तो इसी विबग्योर के अनुसार से हमारा फोटोसिंथेसिस होता है। जो फोटोसिंथेसिस है वो जनरली किसमें होता है, तो ब्लू एंड रेड पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, यानी ब्लू एंड रेड पार्ट जो है लाइट का, उसी में फोटोसिंथेसिस ज्यादा होता है। दो क्वेश्चंस यहाँ पे बनता है, मैक्सिमम और मिनिमम फोटोसिंथेसिस। तो जो मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस है वो ब्लू और रेड पार्ट में होता है, लेकिन जो ग्रीन लाइट होता है, ग्रीन लाइट, इसमें कहा जा रहा है कि फोटोसिंथेसिस सबसे कम या नहीं, कह सकते हो लीस्ट और नो फोटोसिंथेसिस अकर्स इन द ग्रीन पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, यानी जो ग्रीन लाइट है उसमें या तो फोटोसिंथेसिस नहीं होता है या तो फोटोसिंथेसिस बहुत कम होता है। अब कहोगे कि क्यों नहीं होता है, तो ड्यू टू द ग्रीन कलर ऑफ द लीफ, ऑल ग्रीन कलर क्या होगा, रिफ्लेक्टेड बैक, पूरा जो ग्रीन कलर है उसको क्या कर देता है, रिफ्लेक्ट कर दे रहा है, तो कोई अब्जॉर्प्शन ही नहीं है ग्रीन लाइट का, इस कारण से फोटोसिंथेसिस उसमें नहीं होता है। लेकिन अब समझना है कि जिस लाइट को हम रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, तो वो लाइट जो ग्रीन लाइट है वो यूज करता है कौन, द प्लांट विच आर फाउंड इन द शेडेड एरिया, जो छाएदार एरिया में प्लांट रहता है वो प्लांट जो है वो ग्रीन लाइट को इस्तेमाल करता है। ठीक है, तो वो ग्रीन पार्ट ग्रीन लाइट को, रिफ्लेक्टेड लाइट को इस्तेमाल करता है। सो बहुत कम फोटोसिंथेसिस आपको ग्रीन पार्ट में दिखेगा, लेकिन जो मोस्टली जो सन प्लांट होते हैं जो एकदम रहते हैं, है ना, पूरी तरह से ओपन एरिया में है, तो वो बेसिकली क्या होता है कि वो क्या करते हैं, रेड और ग्रीन पार्ट, रेड और ब्लू लाइट में ही फोटोसिंथेसिस करता है। इसमें भी कंडीशन है, जो इंटेंसिटी है लाइट की, क्योंकि हम यहाँ पे चर्चा करेंगे कि हमने बात बताया था कि लाइट इज एसेंशियल, इवन नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट और आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट। इट मीन्स दैट कि फोटोसिंथेसिस डिपेंड्स अपॉन इंटेंसिटी ऑफ लाइट, intensity of light whenever it provided by the natural source sunlight or the artificial bulb light। अब कहोगे कि which intensity of light is required for the photosynthesis, तो कहता है कि 400 to 700 नैनोमीटर वेवलेंथ, 400 to 700 नैनोमीटर वेवलेंथ ऑफ लाइट जो है वो फोटोसिंथेसिस के लिए सुटेबल माना जाता है। और 400 to 700 वेवलेंथ ऑफ लाइट को बोलते क्या है, PAR, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। क्या कहते हैं उसको, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन बोलते हैं। अब इस पे थोड़ी बात की जाए, अगर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बेसिस पर देखा जाए तो विच इज मोस्ट सुटेबल, रेड एंड ब्लू, ये रेड और ब्लू में मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस होता है, बट रेड और ब्लू के कंपैरिजन में देखा जाए कि विच इज द मोस्ट सुटेबल। अब ये जो मोस्ट सुटेबल वाला जो बात आ रहा है ना, ये आ रहा है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बेसिस पर, क्योंकि मालूम है कि ब्लू लाइट का जो वेवलेंथ होता है वो कम होता है, तो इंटेंसिटी उसकी ज्यादा होगा, तो इंटेंसिटी ज्यादा होगा, एनर्जी ज्यादा होगा, तो ये एनर्जी बेस्ट भी होगा ज्यादा। लेकिन रेड पार्ट में जो है वो क्या है, वेवलेंथ उसका क्या है, कम है, इंटेंसिटी कम है। तो रेड पार्ट में क्या होता है कि मैक्सिमम यूटिलाइजेशन होता है रेड लाइट का, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन होता है रेड लाइट का। और ब्लू लाइट में क्या होता है, सम ऑफ द बेस्ट भी होता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ द वेस्टेज ऑफ एनर्जी,
रेड लाइट इज मोस्ट इफिशियंट फॉर फोटोसिंथेसिस। मैक्सिमम को छोड़ दो, समझ लो, मोस्ट इफिशियंट लाइट फॉर फोटोसिंथेसिस तो कौन होगा? रेड होगा, बिकॉज ऑफ लेस वेस्टेज ऑफ एनर्जी इन द रेड पार्ट ऑफ स्पेक्ट्रम। और ब्लू में क्या होगा? मोर वेस्टेज ऑफ एनर्जी होता है, बिकॉज इंटेंसिटी क्या है? ज्यादा है, और वेवलेंथ इसका क्या है? कम है। तो वेस्टेज ऑफ एनर्जी ब्लू में ज्यादा होता है। सो वेस्टेज को छोड़ो, कंजर्वेशन को पकड़ते हैं, तो रेड इज द मोस्ट इफिशियंट। अब व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द लाइट? द फंक्शन ऑफ लाइट इज टू परफॉर्म फोटोलाइसिस ऑफ वाटर एंड फोटोफॉस्फोराइलेशन। यही हुआ था ना? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लाइट, लाइट के प्रेजेंस में क्या है? फोटोलाइसिस ऑफ वाटर हो रहा है और फोटोफॉस्फोराइलेशन हो रहा है, यानी लाइट फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस कैन टेक प्लेस ड्यूरिंग द प्रेजेंस ऑफ लाइट। कंप्लीटली बात समझ में आ गई है? अब इसको थोड़ा सा नोट कर लेते हैं, है कि नहीं? तो नोट करेंगे, यहां पे हम उसी तरह से पढ़ते हैं। लाइट इज द electromagnetic light is the electromagnetic wave, electromagnetic wave and एक और तरीका डाल देते हैं, and a form of energy, a form of energy हो गया। ठीक है, अब समझते हैं जरा। कहते हैं विजिबल पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, visible part of electromagnetic spectrum is called light। अब इसकी जो इंटेंसिटी होती है ना, ये इसका जो नैनोमीटर जो वेवलेंथ होता है लाइट कितने से कितने? तो 390 नैनोमीटर, 390 नैनोमीटर से लेकर के कितना तक हम देख सकते हैं? 2600 नैनोमीटर वेवलेंथ ऑफ लाइट। कितना तक? वेवलेंथ ऑफ लाइट। इसी रेंज का जो लाइट है, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, इस रेंज का, इसको हम लोग देख पाते हैं। यही आपका क्या है? लाइट है। ठीक है, जो ध्यान देना है, क्लियर? अब इससे पहले और इसके बाद जो होता है उसको हम नहीं देख पाते, उसको नहीं देख पाते। ठीक है, तो अब आगे समझिएगा, ध्यान देंगे। विजिबल लाइट containing 7 colors such as क्या? वेविगियोर, क्लियर है? अब समझिएगा जरा सा, यहां पे हम बात कर लेते हैं अब। ठीक है, वेवलेंथ ऑफ लाइट between 400 to 700 nanometer, wavelength of light between 400 to 700 nanometer, wavelength of light between 400 to 700 nanometer is
is essential for photosynthesis, and it is called photosynthetically active radiation. फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, इट मींस कि क्या होता है, PAR, ये जो रेंज है वो। और जनरली हमारा जो रेंज होता है ना, वो इसी बीच का होता है। वेबग्योर का ही ये रेंज है, वेबग्योर का ही रेंज है ये जो वेबग्योर है आपका, उसी का रेंज लगभग इसके बीच में आता है। देखा? वेबग्योर का ही ये रेंज है जनरली। चलिए अब यहां पे बात करते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, तो यहां पे समझना है। मैक्सिमम photosynthesis occurs in blue and red blue and red light, blue and red light। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं लीस्ट और नो कम होगा या नहीं होगा। लीस्ट और नो फोटोसिंथेसिस occurs in green light अब यहां पे इसके अंदर बात करेंगे ड्यू टू ग्रीन कलर ऑफ लीफ, all reflected back and shade plant, जो छाया में रहता है, shade plant can perform photosynthesis in ग्रीन लाइट, क्योंकि रिफ्लेक्टेड लाइट है वो। बाकी तो एब्जॉर्ब हो गया तो उसमें कैसे करेगा, और छाया में है, मिलना ही नहीं उसको लाइट। हम लोग सोचते हैं ना, समझते हैं ना कि भाई लाइट जरूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए, जो प्लांट छां में है, शेड एरिया में है, वो कैसे फोटोसिंथेसिस कर रहा है, समझते हैं नहीं, कभी कभी सोचते होंगे। कारण पता चल गया, एडेप्टेशन हो जाए उनका, ये वो थोड़ा कम लाइट में ही फोटोसिंथेसिस कर लेते क्योंकि रेंज है ना, रेंज क्लियर है। आप थोड़ा इस पे कर लो, एनर्जी कंजर्वेशन पे। ठीक है, तो कह सकते हैं इन रेड लाइट less wastage of energy occur and
less wastage of energy, and maximum utilization. Maximum utilization occur in photosynthesis. So it is most most efficient for photosynthesis. Most efficient for photosynthesis. एनर्जी वेस्टेज के बेसिस मैंने चर्चा किया पहले इससे कि जिसमें एनर्जी कंजर्वेशन की बात कर लेनी है, तो रेड लाइट में एनर्जी वेस्ट कम होता है। अब 2 पॉइंट और बच गए। क्या समझते हैं? अब यहां पे समझना, ध्यान देना है। एक्चुअली photosynthesis depends upon इंटेंसिटी लिख सकते हैं यहां पे, इंटेंसिटी ऑफ लाइट whenever it provided by natural source यानी सन और आर्टिफिशियल सोर्स है ना, बल्ब। ठीक है, इंटेंसिटी पे डिपेंड कर रहा है। और आपको मालूम होना चाहिए इंटेंसिटी एंड वेवलेंथ। हाँ, इंटेंसिटी एंड वेवलेंथ ऑफ लाइट is inversely proportional it means क्या, it means longer wavelength क्या हो जाएगा, लोअर इंटेंसिटी। लेजर इंटेंसिटी लिख सकते हैं, लोअर नहीं, लेजर इंटेंसिटी ठीक है। हाँ लिख सकते हो, एंड वाइस वर्सा वाइस वर्सा। अब यहाँ पे वर्क है क्या, उसको थोड़ा लिखना है बस। वर्क क्या है, तो यहाँ पे कह सकते हैं लाइट इज यूज्ड फॉर carrying out light phase
light phase of photosynthesis in which photolysis of water and photophosphorylation take place या taking place. Any problem? अब थोड़ा समझ लेते हैं इस पे क्वेश्चन, 2 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा. हो सकता है मंडे से आपकी क्लास ना लगे, मंडे से. और दूसरी बात एक बताते हैं, एक न्यू आईडी जनरेट होने वाला है, उस आईडी पे आप इनरोल करेंगे. पैनिक नहीं होना है, परेशान नहीं होना है. नहीं नहीं, टोटल क्लास का, फिजिक्स का हो, बायो का हो, अब उसी आईडी पे चलेगा. थोड़ी सी परेशानी हो जाती है इस आईडी पे, तो उसी पे चलेगा. ठीक है, बता दिया. ये नहीं कि 10 सवाल फिर करना शुरू मैसेज करके, ये क्या है ये क्या है. ठीक है, वो तो मैसेज भी हो जाएगा. चलिए, तो लाइट का यहाँ पे मैंने बहुत कम किया है, तुम लोग को शायद लग रहा होगा बहुत कम किया है, बहुत कम जानकारी दी है. और भी जानकारी इसमें भी छिपा हुआ है, जैसे यूवी रेडिएशन का क्या वेवलेंथ है, ये सब बाकी सारा बहुत सारा बात है, वो तो आप देख सकते हो. अब यहाँ पे क्वेश्चन हमारा है, लाइट इज इसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस, प्रूव दैट. ठीक है, तो इसको प्रूव करना है. ठीक है, तो कैसे प्रूव करोगे? बहुत आसान है, मिटा दो इसको. प्रोसेस हमारा हाफ प्रोसेस हमें रिवाइज ही करना है, इनिशियल प्रोसेस को थोड़ा चेंज करना है. तो इनिशियली हम क्या करेंगे, हमने क्या करना है, फिर से हमें प्लांट जो है वो लेना है. अब प्लांट कैसा लेंगे, तो फिर से हम यहाँ पे डी स्टार्च प्लांट को ढूंढेंगे, या डी स्टार्च प्लांट हम बनाएंगे. तो डी स्टार्च प्लांट तो बनाना ही पड़ेगा, डी स्टार्च प्लांट तो कोई मिलता नहीं. ठीक है, तो डी स्टार्च प्लांट आपको बनाना है. प्लांट को आप डी स्टार्च कर लोगे, तो डी स्टार्च प्लांट आप लेंगे. इसके बाद इस डी स्टार्च प्लांट में आपको करना क्या है कि डी स्टार्च प्लांट के लीफ पे आपको ब्लैक पट्टी लगा देनी है, बोथ साइड. बोथ साइड आपको ब्लैक पट्टी लगा देनी है, बोथ साइड, दोनों साइड में ब्लैक पट्टी लगा देनी है. इस तरह से ब्लैक पट्टी लगा देनी, स्ट्रिप लगा दिया. यहाँ पे क्लिप लगा दो इस तरह से, ताकि वो उड़े नहीं. इस तरह से क्लिप लगा दिया. अब इस एक्सपेरिमेंट को क्या करना है, ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट को क्या करना है, सनलाइट में. वही, कितने देर तक लगोगे सनलाइट में इसको, 6 से 8 घंटे तक. ठीक है, इसके बाद इस लीफ को आप क्या करोगे, ब्रेक कर लो. इस लीफ को आपने ब्रेक कर लिया, जिसपे पट्टी लगी है उस लीफ को आपने ब्रेक कर लिया. सॉरी, इस लीफ को ब्रेक कर लिया, इस पे पट्टी लगी है. पट्टी को आप अभी, आपने चूंकि जस्ट इसको प्लग किया है, तोड़ लिया है इसको प्लांट से, तो पट्टी इसके ऊपर अभी है. अब इसको आपको करना क्या है, पट्टी हटा लेनी. जब पट्टी हटाएंगे तो थोड़ी ना आपको लीफ जो है वो डिसकलर दिखना शुरू हो जाएगा, है ना. अब इस स्ट्रिप को हटा लेना है, तो हटाने के बाद आपको क्या मिलेगा, लीफ आपको नॉर्मली दिखेगा, लीफ आपको नॉर्मली दिखेगा.
इस तरह से आपको लीफ दिखेगा। अब प्रोसेस में इसको डालना है। प्रोसेस में क्या डालना है, तो भाई फिर बीकर आप इस तरह से लोगे, इस तरह से आपको बीकर लेना है। इस तरह से आपने बीकर ले लिया हुआ है। अब क्या करेंगे, सिस्टम वही है, फिर से आपको लेना है टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब इस तरह से आपने टेस्ट ट्यूब लिया हुआ है। अब इसमें क्या है, टेस्ट ट्यूब में इसमें आपको स्पिरिट या अल्कोहल डालना है, और इसमें आपको रखना क्या है, वाटर बाथ करना है, यानी बीकर में वाटर डालना है, और फिर आपको मिलेगा स्टैंड। तो स्टैंड आपको लगा देना है। ट्राइपॉड स्टैंड आता है, इसमें तो आपको दो तरह से ही दिखेगा, और स्पिरिट लैंप पे इसको वार्म करना है। स्पिरिट लैंप जलाएंगे इस तरह से, है ना, वार्म करेंगे इसको। अब लीफ को यहाँ पे आपको डाल देना है, इसमें आपका जो लीफ है इसमें। अब आफ्टर सम टाइम जब इसको 20 मिनट तक आप वार्म करेंगे, फिर से एक्सपेरिमेंट में क्या होगा, ये ग्रीन हो जाएगा। अब इसको लीफ को निकाल लेना है। जब लीफ को निकालेंगे तो प्रोसेस हमारा वही है, आप चाइना डिश लो या पेट्री डिश लो, उसमें लेकर के इसको आपको कोल्ड वाटर से इसको, है ना, इसको धो लेना है। आपका इसमें लीफ जो है रहेगा, लीफ को इसको जो है इसको वॉश कर लेना है, इसको वॉश कर लेना है, धो लेना है इसको, ठीक है। अब क्या करेंगे, तो वॉश करने के बाद इसको हमको फिर से चाइना डिश या पेट्री डिश में हमको लेना है आयोडीन सॉल्यूशन। आयोडीन सॉल्यूशन आयोडीन सॉल्यूशन ले लेंगे, इसमें आयोडीन सॉल्यूशन डाल दीजिए। लिख देते हैं आयोडीन सॉल्यूशन। आयोडीन सॉल्यूशन आप इसमें ले लिया, और आप इसमें लीफ को डाल दीजिए। आपका लीफ इसमें है। अब कुछ देर के बाद, आफ्टर 20-15 मिनट के बाद आप इसको निकाल लेंगे। निकालने के बाद आप ऑब्जर्व करोगे, ऑब्जर्व करोगे ये कि कहां पे क्या हुआ। तो आप देखोगे इस तरह से, मैं इस लीफ को थोड़ा बड़ा बना दे रहा हूं, आप देखोगे कि कहां पे क्या कलर चेंज हुआ है। तो आप देखोगे कि ये जहां पे पट्टी लगी थी उस पोर्शन में कोई कलर चेंजमेंट नहीं, वो एलोइस जैसा हो गया है, कोई कलर चेंजमेंट नहीं है। और जहां पे पट्टी नहीं लगी थी उस एरिया में क्या हुआ है, कलर चेंज हो गया है। वो एरिया जो है वो क्या हो गया है, ब्लू ब्लैक हो गया है। ब्लू ब्लैक हो गया है। इट मीन्स दैट कि यहां पे क्या हुआ, स्टार्च फॉर्म हुआ, है ना, ब्लू ब्लैक हो गया। ब्लू ब्लैक हुआ ड्यू टू स्टार्च, स्टार्च फॉर्मेशन हुआ। रिमेन्स रिमेन्स एलोइस और कलरलेस, ठीक है। एलोइस रह जाएगा, पीला जैसा रह जाएगा ये एरिया, क्योंकि क्लोरोफिल तो धुल जाएगा ना, जब आप उसको गर्म करोगे तो क्लोरोफिल धुल जाएगा, तो एलोइस हो जाएगा, तो ये ऐसा हो जाता है। क्लियर है, पता चल गया कंप्लीटली। विद एक्सपेरिमेंट के साथ आपने इसको कंप्लीट कर लिया। तो ये हो गया फैक्टर अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस का प्लान कंप्लीट हो गया, यानी प्लांट का सेक्शन आपका पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। अब थोड़ी सी बात अगर टेम्परेचर की बच रही है तो ज्यादा कोई बात उसमें नहीं है।
ठीक है। टेम्परेचर वाले में ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं है, टेम्परेचर का बस इतना ही काम है कि जो एंजाइम्स होते हैं उसको रेगुलेट करता है। बिकॉज जो बायोलॉजिकल एंजाइम विच इज कॉल्ड द कैटलिस्ट, जो बायोलॉजिकल एंजाइम है, ठीक है, जो जनरली क्या होता है, लो टेम्परेचर पर एक्टिवेट रहता है, और जो केमिस्ट्री के जो कैटलिस्ट होते हैं, एंजाइम होते हैं, वो क्या होता है, तो हाई टेम्परेचर पर होता है। तो सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, टेम्परेचर का फर्क क्या है, तो वो एंजाइम को एक्टिवेट करने का काम करता है, डीएक्टिवेट करने का काम करता है। ठीक है, एक ऑप्टिमम टेम्परेचर रहता है तो एंजाइम अच्छी तरह से एक्टिवेट होते हैं, टेम्परेचर अगर ऑप्टिमम नहीं रहता है तो वो डीएक्टिवेट रहता है। और आपको मालूम होना चाहिए कि एंजाइम काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बिकॉज ऑल केमिकल रिएक्शन जो है वो बेसिकली किस पे डिपेंड हो जाएगा, फैक्टर तो जरूरी है लेकिन एंजाइम का होना। ठीक है, तो कंप्लीट हो गई बातें, अब नेक्स्ट अगले क्लास में करेंगे।